हेलो स्टूडेंट्स, रिटेल का सेकंड चैप्टर हमें शुरू करना है, थियोरीज एंड मॉडल्स इन रिटेलिंग। देखिए क्या है रिटेल की थियोरीज़ क्या हैं और कौन सी थियोरीज़ पर बेस्ड है रिटेल और कौन से मॉडल्स हैं, उसके बारे में चैप्टर है। देखिए क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बताता है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये थियोरी होती क्या है। थ्योरी क्या होती है कि जब हम कुछ प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं, कुछ थियोरीज़, कुछ बिलीफ्स हमारे होते हैं, और जो बिलीफ और प्रिंसिपल को जब जनरल लाइफ में मान लिया जाता है तो वो एक थियोरी डेवलप हो जाती है। ठीक है, बेसिकली स्टार्टिंग जब होती है तो ये एक स्पेकुलेशन है, कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड होती है, जैसा कि हम सबको पता है हमेशा ही। तो जैसे कुछ अजम्पशंस हैं, मान लो कि मेरी कुछ अजम्पशंस हैं, उन अजम्पशन के बेसिस पर मैं ये कहती हूँ कि ये चीज़ लागू होनी चाहिए, ऐसा 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 होना चाहिए। ठीक है, और जब क्या होता है कि जनरली उस बात को मान लिया जाता है और वो प्रैक्टिस में ले आया जाता है, तो उसको कहते हैं कि ये थ्योरी डेवलप हो गई है। ठीक है, तो कुछ हमेशा ही कोई भी चीज़ जो होती है वो कुछ थ्योरी से ही शुरू होती है। तो अब रिटेल में भी इस तरीके की कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनकी वजह से आज जिस तरह की रिटेलिंग होती है वो हो रही है। ठीक है, तो थियोरीज ऑफ रिटेलिंग की अगर हम बात करें तो क्या है कि इनसाइट है ये थियोरीज़ जो हैं कि हमें जैसे आज रिटेलिंग हो रही है वो इस वजह से हो रही है, बेस वो उसका ये है। ठीक है, तो थियोरी बेस होती है किसी चीज़ का। तो रिटेलिंग की जो है वो 3 थियोरीज़ यहाँ पर बताता है। पहली है इन्वायरमेंटल थियोरी, दूसरी है साइक्लिकल थियोरी, और तीसरी जो है हमारी कॉन्फ्लिक्ट थियोरी। ठीक है, तो पहली जो थियोरी है इन्वायरमेंटल थियोरी, वो क्या कहती है कि जैसे कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग जो होती है उसको हमेशा ही इन्वायरमेंट जो है उसके आसपास ज़रूर होता है, जो उसे सराउंड करता है। कोई भी चीज़ जो है वो बिना इन्वायरमेंट के अलाइव नहीं मानी जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है कि वो अलाइव रहे। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि इन्वायरमेंट, हर फैक्टर जो हमें दिख रहा है और जो अलाइव है वो उसके चारों ओर इन्वायरमेंट है। ठीक है, जो उसके चारों ओर जिस सराउंडिंग में वो है उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो क्या बिजनेस बिना इन्वायरमेंट के हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता, और ये आप पहले पढ़ भी चुके हो मार्केटिंग के अंदर भी, और कई सारे सब्जेक्ट्स में बार बार बिजनेस स्टडीज़ में भी आता है और बार बार आता रहा है कि बिजनेस जो है वो बिना इन्वायरमेंट के हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, और इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर इस थियोरी के अंदर बताई है कि इन्वायरमेंट जो रिटेल के आसपास है, रिटेल स्टोर मान लो या रिटेल का बिजनेस जो है, उसके आसपास जो इन्वायरमेंट है, जो सराउंडिंग है, वो उसे अफेक्ट करेगी ही करेगी। ठीक है, तो यानी कि इस पर जो है डिपेंड है कहीं ना कहीं रिटेल। ठीक है, तो ये हम ऐसा कह सकते हैं। अब जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी आपको। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो हमारा 2 तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट कौन सा होता है? जिस पर बिजनेस का कंट्रोल होता है, जो खुद बिजनेस ही डिसाइड करता है। जैसे कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, विजन क्या है हमारा, हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिख रहे हैं हम, एक्शन प्लान क्या होगा हमारा मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का इस बिज़नेस के अंदर क्या रिलेशन होगा, ह्यूमन रिसोर्स कौन होंगे, कैसे काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, कॉर्पोरेट कल्चर क्या होगा, ये सब कुछ जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। हम सबको पता है, बहुत बारी पहले पढ़ा भी आपने, इसी की डिटेल आगे दी हुई है, ये आप खुद रीड करोगे। अगर कुछ समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के 2 पार्ट हैं, माइक्रो और मैक्रो। एक्सटर्नल कौन सा इन्वायरमेंट है? जो बिजनेस के बाहर है, ठीक है, लेकिन बिजनेस को अफेक्ट करता है, तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। ऑब्वियस है, बाहर वाला जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। हम नहीं कंट्रोल कर सकते ना कि दूसरा कैसे बिहेवियर करेगा, तो यहाँ पर कंट्रोल बिजनेस का नहीं होता है। ये 2 टाइप का होता है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो कौन सा है? कंट्रोल तो इन पर नहीं है हमारा, लेकिन इनके साथ बिजनेस का सीधा संबंध होता है। ठीक है, तो वो माइक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं। तो उसमें कस्टमर, ऑब्वियसली रिटेलर तो बेच ही कस्टमर को रहा है अल्टीमेट को, तो कस्टमर हो गया। इसके अलावा कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और पब्लिक, ये सब क्या है?
माइक्रो फैक्टर्स हैं। मैक्रो फैक्टर्स कौन से हैं? जो एट लार्ज जो है इम्पैक्ट डालते हैं, सभी के ऊपर इम्पैक्ट होता है उनका, किसी पे नेगेटिव किसी पे पॉजिटिव, बट जनरल इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। वो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर शामिल होते हैं। तो जैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है हमारा, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट है, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है, लीगल है, इंटरनेशनल है, ये सभी जो है इन्वायरमेंट के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इन सब को ही एक्सप्लेन किया हुआ है, जो हमारे माइक्रो फैक्टर्स हैं और जो मैक्रो हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन आप पढ़ लेना, क्योंकि ये पेपर में आ सकता है, बट आप बहुत बारी पहले पढ़ चुके हो तो बार बार वो चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं समझ आए तो पूछ लेना। अब इन्वायरमेंट थियोरी क्या बताती है कि इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और इन्वायरमेंट ही जो है रिटेल स्टोर को सीधा सीधा इम्पैक्ट डालता है, और वो कि ऐसा हमारा रिटेल स्टोर होगा, किस तरीके का जो है, क्या आप स्टोर बनेगा भी या नहीं, सर्विस बेचोगे, प्रोडक्ट बेचोगे, हर चीज़ को इम्पैक्ट डालता है इन्वायरमेंट। तो एक ये इन्वायरमेंट थ्योरी है हमारी कि ये जो है इसके बेस पर ही आप रिटेल स्टोर या रिटेल का बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। दूसरी जो थ्योरी है वो है साइक्लिकल थ्योरी। साइक्लिकल थ्योरी जो है वो मैकनायर की थ्योरी है, सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स इन द पोस्ट वार पीरियड। इसके अंदर जो है इसने मैकनायर ने ये पहली बार डिस्क्राइब किया था इस थ्योरी के बारे में। इसने क्या बताया है इसमें कि एक रिटेलिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो रिटेलिंग जो है वो एक व्हील है, ठीक है, व्हील की तरह चलता है, होती है रिटेलिंग मतलब। तो इसकी 3 फेज़ होती हैं, और पहली फेज़ आएगी, दूसरी आएगी और फिर तीसरी आएगी, ख़त्म हो जाएगा, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर से शुरू हो जाएगी। ये जो है इस तरीके से हमेशा रिटेलिंग होती है, साइक्लिकल थ्योरी ये कहती है, ठीक है। तो बेसिक मतलब क्या है इस थ्योरी का कि एक ट्रेंड जो है उसमें एक ट्रेंड जो है उसके अंदर एक पैटर्न ज़रूर बनेगा हमेशा, कि एक ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हमेशा अलग अलग ही चीज़ें होंगी, एक पैटर्न जो है वो ज़रूर बनेगा। तो वो पैटर्न ही इसने बताया कि क्या पैटर्न बनता है जनरली। तो आपकी यहाँ पर जो 3 स्टेज बताता है ये, पहली इनोवेटिव रिटेलर या एंट्री फेज़ आप इसको बोल सकते हो, दूसरी ट्रेडिशनल रिटेलर या ट्रेडिंग फेज़ इसको बोल सकते हैं, तीसरी जो है मैच्योर रिटेलर यानी वल्नरेबिलिटी फेज़ भी इसको बोल सकते हैं। इनको एक्सप्लेन भी किया है। देखिए क्या होता है इसमें। फर्स्ट जो हमारी फेज़ है एंट्री फेज़ जिसे कहते हैं इनोवेटिव रिटेलर। अब देखो होता क्या है, आप देखिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे आसपास भी दुकानें होती हैं, रिटेलर्स काम करते हैं, तो आप वहीं से देख लो। कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास 1-2 किराना की मान लो शॉप है, ठीक है, लेकिन एक नई शॉप खुलेगी, फिर नई शॉप जब खुलती है तो उसके लिए वो एंट्री फेज़ हो गई ना, तो वहाँ पर वो इनोवेटिव रिटेलर होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा लगाने के लिए नहीं होता, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा नहीं होंगी ना। देखो यहाँ पर फिगर में भी बताया है कि उसका स्टेटस लो होता है, और जो है लेकिन वो बहुत ज़्यादा सर्विस उस टाइम पर नहीं दे सकता है, तो लिमिटेड सर्विस देगा, लिमिटेड प्रोडक्ट रखेगा, लिमिटेड फैसिलिटीज़ देगा, और स्टेटस भी लो होगा, और लो प्राइस पर ही बेचेगा अपनी चीज़ को, ठीक है। ऑब्वियस है ये बात कि अगर वो हाई प्राइस पर बेचेगा तो वो पहले वाले रिटेलर है ना ऑलरेडी, लोग क्यों खरीदेंगे उससे, ठीक है। तो वो अपना स्टेटस लो रखता है इस स्टेज पर, बहुत ज़्यादा उसके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ भी नहीं होती, और एकदम से आकर वो जो है क्योंकि कंपटीशन में आया है तो वो अपने हिसाब से सब कुछ नहीं चला सकता। तो उस पिछली वाली थ्योरी के हिसाब से कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर अफेक्ट करते हैं उसको, ठीक है। तो ये एंट्री फेज़ होती है। दूसरी जो फेज़ आती है हमारी ट्रेडिशनल रिटेलर की या ट्रेडिंग फेज़ की, अब उससे काफ़ी टाइम हो गया इस बिज़नेस में आए, ठीक है। जब वो दूसरी फेज़ में पहुंच जाता है तो वो क्या करता है कि वो वहाँ पर वेल डेवलप्ड है, तो अब उसको लो प्राइस पे बेचने की ज़रूरत नहीं ना, ऑलरेडी लोग उससे ख़रीदने लग गए, कस्टमर बेस बन गया, तो अब क्या करेगा, वो प्राइस जो है वो बढ़ा देता है, ठीक है। लेकिन क्या करता है, साथ साथ ही वो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज भी देने लग जाता है, असॉर्टमेंट भी ज़्यादा रखने लग जाता है, ये चीज़ें वो करेगा ट्रेडिशनल रिटेलर। देखिए क्या है, उसका स्टेटस अच्छा हाई प्राइस पे देने लग जाता है, एलेबोरेट कर देता है सर्विसेज को,
ज़्यादा फैसिलिटीज़ देता है और प्रोडक्ट भी ज़्यादा ऑफ़र करने लग जाता है। अब देखो स्टार्टिंग में बहुत सारे प्रोडक्ट ले आया, अगर कोई छोटी दुकान की बात कर रही हूँ मैं, अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले आया कोई, तो ज़रूरी तो नहीं है ना चले, तो इसलिए फर्स्ट फेज़ में कोई भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं रखता। क्या करता है कि कम प्रोडक्ट रखता है, लो प्राइस के प्रोडक्ट्स रखता है, ताकि एक बारी कस्टमर जुड़ जाए उसके साथ। ये तरीका है इसको करने का, ठीक है। तो ट्रेडिशनल फेज़ ये है। इसके बाद तीसरी फेज़ आपकी आती है द मैच्योर रिटेलर या वल्नरेबिलिटी फेज़ भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, अब रिटेलर जो है वो मैच्योर हो गया है। आप खुद सोचिए, जब कोई दुकान पुरानी हो जाती है तो आप ये देखते हैं कि उस दुकान में कुछ भी नया नहीं लेके आता रिटेलर। आप जाओगे, वो यूँ कहेगा बेटे यही अवेलेबल है बस, और तो नहीं मिलेगा, वो ये बोल देता है, ठीक है। तो अब वो मैच्योर फेज़ पर आ गया है, कुछ भी नया नहीं करना चाहता, मैच्योर हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो कम एडेप्टेबल होगा इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा होगा, आप कुछ नई चीज़ें चाह रहे होंगे, लेकिन वो वही चीज़ें रखेगा अपने पास, ठीक है। तो ये है, उसको कम, ऑब्वियसली जब ऐसा करेगा तो उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कम मिलेगी। तो यहाँ पर, और वो फिर उसको करने के लिए पूरा प्राइसेस को हाई करेगा, तो हाई प्राइसेस हो जाते हैं, और ऑब्वियसली फिर क्या होगा, नई एंट्रीज शुरू हो जाएंगी उधर से, ठीक है। तो क्या होगा कि वो डिक्लाइनिंग की स्टेज पर चला जाएगा, और उधर से कोई ना कोई नया रिटेलर जो है वो आ जाएगा। फिर उसकी भी सेम स्टेजेस, इनोवेटिव है भी, फिर ट्रेडिशनल बनेगा, और फिर वो भी डिक्लाइन होने लगेगा मैच्योर रिटेलर बनने के बाद, ठीक है। तो ये कहती है साइक्लिकल थ्योरी कि रिटेल का बिजनेस इस तरीके से चलता है, ठीक है। इसके बाद आती है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है, देखो नाम ही बता रहा है कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि यहाँ पर दो जो टाइप हैं या फॉर्मेट हैं रिटेल के, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, ये कहती है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कि पहले एक फॉर्मेट है रिटेल का, फिर दूसरा फॉर्मेट आया, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। तो जैसे अगर हम बात करें ट्रेडिशनल जो फॉर्मेट है, जहाँ पर वो एक स्टेटस पर पहुँच गया है और वो मेंटेन करके रखना है उसको, और जो फर्स्ट वाला था इनोवेटिव, जो वो नया आया है जहाँ पर वो लो प्राइस रख रहा है और स्टेटस मेंटेन नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया। तो कॉन्फ्लिक्ट जब अराइज हो गया है तो यहाँ पर एक नई इनोवेटिव रिटेलिंग फिर होती है कि पहले जो हम कर रहे थे, अब अपोजिशन में कोई जो है फॉर्मेट आया, इन दोनों से जब एक नया फॉर्मेट बनता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पर बेस्ड है वो, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसको तीन तरीके से, तीन चीज़ें यहाँ पर बता रहा है अलग अलग इस थियोरी को समझाने के लिए कि इसके अंदर क्या होता है कि जो एक्शन, रिएक्शन और सिंथेसिस, इस पर ये तीन स्टेजेस में जो है थियोरी बात करती है। तो क्या है इसमें, दो तो ऑलरेडी फॉर्म है, एक तो है थीसिस और एक एंटी थीसिस। थीसिस बोला है इसने किसको, कि जो हम बात कर रहे हैं जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिटेलर है, उनको इसने थीसिस बोल दिया है कि इंडिविजुअल रिटेलर जो ऑपरेट कर रहा है ऑलरेडी, यानी कि कौन सा हो गया यहाँ पर थीसिस के अंदर अगर हम बात करें ट्रेडिशनल और इनोवेटिव में से कौन सा हो गया, जो पहले से काम कर रहा है। कौन पहले से काम कर रहा है, ट्रेडिशनल रिटेलर। तो ट्रेडिशनल रिटेलर यहाँ पर रिटेलिंग की जो प्रैक्टिस है वो क्या हो गई, थीसिस हो गई, यानी पहले से ऑलरेडी ये प्रैक्टिस में है, ठीक है। तो ये है। अब इसके अंदर हम डिस्काउंट स्टोर्स को शामिल कर सकते हैं। डिस्काउंट स्टोर आप समझते हैं जहाँ पर जो है ज़्यादा, देखो ट्रेडिशनल में था क्या कि जहाँ पर रिटेलर क्या करता है कि कम प्राइस पर और जो है अपनी चीज़ों को ज़्यादा वैरायटी बढ़ा देता है और स्टेटस उसका मेंटेन हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि डिस्काउंट स्टोर्स, आप इसका एग्जांपल ले सकते हो थीसिस का, यानी ट्रेडिशनल रिटेलिंग है डिस्काउंट स्टोर, जहाँ पर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो कंपैरेटिवली उतनी ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन क्या है कि ठीक ठाक होती हैं और डिस्काउंट वहाँ पर दे रहा होता है रिटेलर आपको, ठीक है।
तो ये हुआ थीसिस। दूसरा है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या है कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो अपोजिट है थीसिस का, यानी कि जो सिचुएशन थीसिस में है, थीसिस में क्या है, ट्रेडिशनल वाले। अब यहाँ पर ट्रेडिशनल का अपोजिट कौन सा है, मॉडर्न रिटेलर, कुछ और नया लेकर आया है, जो इनोवेटिव फीचर्स के साथ जो आया है, मॉडर्न अप्रोच के साथ आया है, वो क्या हो जाएगा, अब इसकी थीसिस की एंटीथीसिस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो लो प्राइस पर और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा रखेगा जो असॉर्टमेंट, वो उसका अपोजिट हो गया, क्योंकि वहाँ पर असॉर्टमेंट उतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन वो डिस्काउंट पर बेच रहा था। तो अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, डिपार्टमेंटल स्टोर। एक ही छत के नीचे और बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना, ये इनोवेटिव फीचर लेकर आ गया वो जो है नया रिटेलर, ठीक है। तो अपोजिट हो गया पहले वाले का। अब जो है ये दो बिल्कुल अपोजिट फॉर्मेट की वजह से तीसरी चीज़ हुई जिसको बोलते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस के अंदर क्या है कि कुछ फीचर्स आपकी पुरानी वाली, कुछ आपने नई वाली ले ली, और क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, तो दोनों के फीचर के साथ हम क्या करते हैं, नया जो है फॉर्मेट आ जाता है जब, तो उसे हम बोलते हैं सिंथेसिस। तो नया फॉर्मेट क्या आया, डिस्काउंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। कौन से होते हैं वो, कि जहाँ पर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं, अलग अलग जो है जैसे कैबिनेट से बने होते हैं और उसमें अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स होंगे, जहाँ पर आप वन स्टॉप शॉपिंग होगी कि भाई आप वहाँ घुस गए ना तो लगभग जो डेली रूटीन की सारी चीज़ें होती हैं आप वहाँ पर आपको सारी मिल जाएंगी। तो वो आपका डिपार्टमेंटल स्टोर होता है। अब इसी में डिस्काउंट्स भी देते हैं वो जब, तो वो डिस्काउंट डिपार्टमेंटल स्टोर हो जाता है। तो ये नया फॉर्मेट हमारा निकल कर आया। तो ये जो थीसिस और एंटीथीसिस की वजह से ये सिंथेसिस हुआ, यही कॉन्फ्लिक्ट है कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट था ना, उसकी वजह से नया फॉर्मेट निकल कर आ गया। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ये कहती है कि जब दो फॉर्मेट्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी वजह से भी नए टाइप ऑफ रिटेलिंग जो है या नए फॉर्मेट ऑफ रिटेलिंग जो है वो बनते हैं। तो ये थी हमारी तीनों थ्योरीज। इन्वायरमेंटल थ्योरी पढ़ी हमने, और हमने दूसरी पढ़ी थी जो फेज वाली साइक्लिकल थ्योरी, ठीक है। तीसरी है हमारी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो ये थ्योरीज यहाँ पर हो जाती हैं। इसके बाद हम मॉडल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।